नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हफ्ते भर की तमाम बड़ी सारी खबरों का आकलन करने के लिए हमारे विशेष शो हॉट टॉक में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राजा शर्मा। राजा भाई, एक बार आपका फिर स्वागत है सर। और बड़ी खबरें कई सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वह चुनाव अब अनाउंस हो चुके हैं। नगरीय निकायों के पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इसको लेकर एक बड़ी जद्दोजहद जो चल रही थी वो ख़त्म हुई। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। आने वाले एक आध हफ्ते में अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो राजा भाई, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि ये चुनाव दरअसल ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर दोनों पार्टियों ने टाल रखे थे। मेरा ये मानना है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही पार्टियां चुनाव को लेकर बहुत कोई उत्साह से इस चुनाव कराने के मूड में नज़र नहीं आ रही थी। आप देखिए, ऑलमोस्ट 2 साल से अधिक हो गए होंगे कि मध्य प्रदेश में कई महापौर, कई पार्षदों के पद खाली पड़े हैं। ठीक है, यदि इंदौर की बात करें तो मुझे लगता है कि 2-2.5 साल हो गए होंगे कि ये शहर केवल अफसर चला रहे हैं, पॉलिटिकल लोग अब इसमें नहीं इन्वॉल्व हैं। और अब 2023 के चुनाव भी, विधानसभा के भी आना है, तो सरकारें और विपक्ष दोनों ही इस भरोसे बैठे हुए थे कि ये जितने दिन टल जाए उतने दिन अच्छा है। लेकिन भला हो महाराष्ट्र से शुरुआत करो। महाराष्ट्र की एक पिटीशन पे हियरिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बीएमसी के चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। ख़ास तौर से वहाँ की पंचायतें खाली पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने तो उसका फिगर भी दिया कि इतनी पंचायतें खाली पड़ी है, संवैधानिक पोस्ट खाली पड़े हैं, इस पर चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा है। और उसके बाद ओबीसी के रिजर्वेशन का बेस बताया गया कि ओबीसी के रिजर्वेशन के बगैर करवाया जाए, पर ये चुनाव तत्काल प्रभाव से 2 सप्ताह के अंदर उसका नोटिफिकेशन किया जाए और चुनाव कराया जाए। जब यह आदेश महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तब मध्य प्रदेश की सरकार को ये बात समझ आ चुकी थी कि अब अगला नंबर हमारा है। और मोर और लेस सेकेंड या थर्ड डे ये आदेश आ चुका था मध्य प्रदेश को लेकर भी कि ये चुनाव ओबीसी के रिजर्वेशन के बगैर करवाया जाए, लेकिन तत्काल प्रभाव से करवाया जाए और 2 वीक के अंदर नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव करवाया जाए। तो आप समझ लीजिए, ये पूरा चुनाव का जो श्रेय है सुप्रीम कोर्ट को जाता है, पॉलिटिकल लोगों को नहीं जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां इस पे कुंडली मार के बैठी हुई थी। मामला भले सब जुडाइज था, सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किए जा रहे थे, कुछ भी टल रहे थे चुनाव। सर, आपने कहा कि ये सब कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हो पाया है जी। आपने ये भी कहा कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां इसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही तैयार नहीं थी। इसके मूल में क्या कारण है, क्यों तैयार नहीं थी? देखिए, ये दरअसल ये रिजर्वेशन को पहले समझने की चेष्टा करना पड़ेगी। हाउस में कितने प्रतिशत लोग ओबीसी के रहेंगे, ये मूल रूप से रिजर्वेशन का कंसेप्ट था। लेकिन फिर मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस में ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी, तो कांग्रेस की आपत्ति अपने डाटा को लेकर थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसके संदर्भ में एक आयोग का गठन किया। आयोग इसकी स्टडी करेगा कि कितने संख्या में हमारे यहाँ पे ओबीसी के लोग हैं, किस प्रोपोर्शनेट रेशो में हमको उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो ये टेक्निकल पैच था जो डाटा में उलझ कर रह गया था। और जब डाटा में उलझ कर रह गया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, तो किसी की कोई चिंता थी नहीं। अब अपन व्यवहारिक रूप से यदि बात करें तो इसको इस एंगल से भी समझिए सर आप, कि जो लोग कुर्सी को एंजॉय कर रहे हैं, पावर को एंजॉय कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था। जो लाल बत्ती में है वो लाल बत्ती में थे, जो पीली बत्ती में वो पीली बत्ती में हैं। तो जो लोग कहीं किसी पोस्ट पे नहीं थे, उनको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं थी कि चुनाव करवा लिया जाए। लेकिन जो कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को लेकर बना दिया, आदेश दे दिया, तो ये मध्य प्रदेश पर लागू हो गया। कोई प्रोएक्टिवली मध्य प्रदेश सरकार की कोई एफर्ट्स नहीं थे कि चुनाव जल्दी हो। उन्होंने अपने रिजर्वेशन का डाटा दे दिया था कि हमको इतना रिजर्वेशन चाहिए ओबीसी के लिए, लेकिन प्रोएक्टिवली प्रयास नहीं दिख रहे थे। देखिए, साल भर से तो मुझे लग रहा है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है मोर और लेस। ठीक, आयोग के गठन हुए हैं तमाम, तो सरकार के और नेताओं के कोई इफेक्ट्स नहीं दिख रहे थे, बीजेपी के कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे, कांग्रेस के कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे। पर चूंकि मामला डेट वाइज सुप्रीम कोर्ट में पड़ा, तो देखिए अर्जेंट हियरिंग में रिव्यू पिटीशन में आदेश आ गया। भाई, इस फैसले को लेकर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपने जो पुराना हमको तथ्य सबमिट करे थे, यदि आप उस तथ्यों के आधार पर चुनाव करवाना चाहते हो तो ओबीसी में 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा।
आप ओबीसी के पुराने डाटा के साथ, परिसीमन के साथ, डिलिमिटेशन के साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं, जो भाजपा ने अपना पक्ष वहाँ पे कोर्ट में इसी आधार पे रखा था। लेकिन कांग्रेस की दलील इसमें डिफरेंट थी। कांग्रेस का ये आर्गुमेंट था कि भाजपा भले ही कह रही है, सदन में विधेयक पास करवाया, सदन में इस पर डिस्कस किया गया, लेकिन भाजपा उसको दे नहीं पाएगी कुछ संवैधानिक क्लॉज के आधार पर। आज भी कमलनाथ जी ने कहा है कि मेरा ये मानना है कि भाजपा भले ही इस बात को मार्केट कर रही है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको इतनी सीटों, इतने प्रतिशत में 50% से कम सीटों पे आपको ओबीसी का चुनाव के मतलब नगर निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव में जा सकते हो, लेकिन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यही एक बड़ा पॉइंट है। आपने नाम भी कोट कर दिया, कमलनाथ जी ने इस बात को कहा है। शिवराज जी ने अपनी बात बहुत अच्छे से कही। उन्होंने इसके बाद कहा कि सत्य की जीत हुई है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वहीं कमलनाथ ने कहा है कि इसमें कुछ नया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया प्रयास नहीं किया है, और जो कांग्रेस सरकार अपने ओबीसी पिछड़ों को आरक्षण को लेकर बात कर रही थी, उसी आधार पर चुनाव होने जा रहे हैं। बहरहाल राजा भाई, चुनाव परिणामों को अभी आकलन करना तो दूर की कौड़ी होगी, लेकिन फिलहाल नगरीय निकाय और पंचायत के चुनावों की बात करें तो क्या लगता है, ये व्यक्तिगत छवि का चुनाव है, ये पार्टी की छवि वाला चुनाव है, या फिर आम लोगों की समस्याओं से जुड़ा चुनाव है? देखिए, जैसा आपने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अभी ऑर्डर तो आया नहीं है लेकिन जो रिमार्क है वो पढ़ के सुना देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अनुमति दी है। 1 हफ्ते में जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरक्षण देते समय 50% की सीमा का पालन हो। पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए राज्य सरकार की तरफ से गठित आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी। ओबीसी आरक्षण के लिए ये तथ्य अध्ययन किए जा चुके हैं। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश और आदेश दिए हैं कि इस फार्मूले के तहत चुनाव करा लिया जाए। तो विन विन पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी है इस फैसले के आधार पे, क्योंकि भाजपा जो चाहती थी उसके अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में आज निर्देश, फैसला, आदेश आ चुका है। अब आपने पूछा क्या ट्रेंड रहेगा, क्या रहेगा, इट इज़ टू अर्ली टू से, कभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये सच है कि 2023 के पहले ये जो निकाय के, पंचायत के चुनाव होंगे, ये सरकार का लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि अब 2023 में मोर और लेस अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे और ये चुनाव जून में हो जाएंगे। तो तकरीबन 1.5 साल पहले ये ट्रेंड क्लियर हो जाएगा कि ग्राम पंचायतें क्या कह रही है, शहर के नगर निकाय क्या कह रहे हैं, क्या कोई दिल्ली की इन्फ्लेशन का कोई असर इन चुनाव पे पड़ता है, क्या कोई महंगाई का असर पड़ता है इन चुनाव पे। देखिए, अभी ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन चल रहा है सर, ऑल टाइम हाई। पेट्रोल डीजल तो चल अब सर्वभौमिक सत्य हो ही गए, उन पर बात करना अब कितनी रह गई है, लेकिन आटा, दाल, चावल, चाय, चीनी, तमाम जो है सब आपके ऑल टाइम हाई, मतलब जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन का जो 15% ऊपर का रेट चल रहा है खुदरा में से लेकर। ऐसे में क्या वो मार भी पड़ती है इन चुनाव में, ये भी देखा जाएगा, या ये चुनाव केवल व्यक्ति के चेहरे पर केंद्रित रह जाएगा या व्यक्ति की छवि पर आधारित रह जाएगा। ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी कि विपक्ष इसको कितना इंकेश करता है और पक्ष इसको कैसा मार्केट करता है। सही बात है, विपक्ष इसको कितना इनकेश करता है और पक्ष अपने पक्ष में कैसे मार्केटिंग करता है, ये बड़ा एक समझने वाला विषय इस चुनाव में निकल कर सामने आएगा। और ये बात भी सही है कि लगभग 1.25 साल से थोड़ा ज़्यादा समय बचा है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, तो ये एक सरकार के लिए अग्नि परीक्षा का दौर होगा, और कितना प्रभाव स्थानीय मुद्दे डालेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे डालेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे डालेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। आने वाले समय में जब तक चुनाव नहीं हो जाते, इनके परिणाम नहीं आते, तब तक कुछ कहना बेमानी होगी। बहरहाल राजा भाई, अगर हम बात करें, कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया और आपने भी उन कई बातों को बहुत अच्छे से लिखा है, कई सारे फोटोग्राफ्स में कई सारी बातें इंगित की हुई है। तो इस चिंतन शिविर को लेकर क्या लगता है, क्या ये चिंतन शिविर कांग्रेस में जान फूंकने की एक कोशिश है, अंतिम कोशिश है? देखिए, मेरा तो स्पष्ट नज़रिया ये चिंतन शिविर राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग है। अगस्त में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होना है और पूरी कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पे, एक फोरम पे, एक जाजम पे लाकर ये बात बताने की चेष्टा की गई है इंटरनली कि राहुल गांधी की एक प्रकार से मार्केटिंग थी वो, और जिस तरीके से राहुल गांधी का प्रोजेक्शन हुआ, मेरा स्पष्ट मानना है कि चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे भूपेन्द्र बघेल हो, या तमाम कांग्रेस के वो लीडर जो राहुल गांधी के पक्ष में बैठे हैं, खड़े रहते हैं, उन्होंने जमकर वकालत की है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की।
मेरा ये मानना है ये इवेंट राहुल गांधी की एक प्रकार से अध्यक्ष पद के लिए रीलॉन्चिंग है 2024 के चुनाव में जाने के पहले की एक। अब आपने पूछा कि इसके क्या मायने समझे जाएं, कुछ इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो संवैधानिक बातें इन्होंने कही है, कांग्रेस के संवैधानिक बातें, कांग्रेस का जो संविधान इन्होंने जो बातें कही गई है कि जिन लोगों को टिकट दिया जाएगा उनका 5 साल का ग्राउंड वर्क होना चाहिए, संगठन में काम होना चाहिए, एक परिवार से 2 टिकट दिया जाए या नहीं दिया उस पर गंभीर चिंतन किया जाएगा, खास तौर से 50% जो पोस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो बिलो 50 के एज में रहेगी, ये एक बड़ी बात है। और देखा जाए तो यदि ऐसा करते हैं तो कांग्रेस के लिए एक रिवाइवल पार्ट रहेगा, जिस तरीके के चिंतन से आउटकम सामने आया है। एक बात इन्होंने ईवीएम को लेकर कही है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम बिना ईवीएम के चुनाव कराएंगे। ये भी एक अपने आप में सोचने वाला प्रश्न है कि अभी भी ईवीएम से डर तो लग ही रहा है इन लोगों को। और बड़ी बात ये भी कही जा सकती है कि अब जो फैसले होंगे वो युवाओं के हाथ में होंगे, बागडोर युवाओं के हाथ में होंगी। लेकिन देखिए ये कांग्रेस है, इसमें कथनी और करनी में इतना समय बीत जाता है कि वो डिलेड जस्टिस जो है, मतलब एक कहावत है ना कि देर से किया हुआ न्याय अन्याय से बड़ा होता है। तो आज आपके सामने उदाहरण है सचिन पायलट के सामने न्याय हो रहा है क्या? चलिए बताइए हम मुझे। यही गहलोत, यही राहुल गांधी, यही प्रियंका, यही सोनिया गांधी वहाँ मौजूद थे, सचिन भी वहीं मौजूद थे। सचिन आज कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी विपक्ष में है सर। भाजपा विपक्ष में हो तो अलग समझ में आए, सचिन भी विपक्ष में है। अशोक गहलोत उनको बिल्कुल इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। और युवा नहीं है क्या वो? तो फिर आप युवाओं की बात कैसे कर रहे हो? इतना बड़ा स्टॉलवर्ट लीडर जो है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो कथनी और करनी में अंतर भी तो दिख रहा है सर। सही कहा आपने, कहा युवाओं की बात कही कि कांग्रेस में अब 50 से नीचे वाले लोगों को टिकट मिलेगा, लेकिन एक युवा हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए ये आपको शायद याद हो तो आपने 11 अप्रैल को इसकी लगभग फोरकास्ट कर दी थी जी, ऑलमोस्ट 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को अपन ये खबर ब्रेक की थी कि क्या हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं क्या, और ये अपन ने ऑन रिकॉर्ड लिखा अपनी हॉटलाइन के हवाले से। 14 अप्रैल मतलब आप समझ लीजिए आज से 1 महीना पहला, 1 महीने पहले इस खबर को ब्रेक करना कोई सामान्य बात तो नहीं थी। उसके बाद तो एक बार राहुल गांधी के मंच पे भी नजर आ गए थे हार्दिक पटेल, आपको ध्यान हो तो अभी लास्ट वीक के अंदर जी। लेकिन हमें बहुत लोग क्रेडेंशियल सोर्सेस ये बता रहे थे कि उनका बीजेपी से बहुत अच्छा संवाद चल रहा है, अच्छा कम्युनिकेशन चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, ऐसी आशंका आपने उस समय भी 14 अप्रैल को भी प्रकट की थी। आज उनका रेजिग्नेशन अपनी खबर को तो सर्टिफाइड करता ही है, और इस बात को भी बल देता है कि वो जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा लिखा है, वो इस्तीफा दरअसल इस्तीफा नहीं है, भाजपा का भाषण है। आप देखिए, आपने यही लिखा था जी, वो एक्चुअली भाजपा का भाषण है। ऐसा लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता द्वारा उनका भाषण के रूप में रेजिग्नेशन लिखा गया हो। तो एकदम संदेश क्लियर जा रहा है कि वो भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसकी संभावनाएं प्रबल है, कब करते हैं नहीं करते हैं ये अभी ऑफिशियल वर्ड आना है। लेकिन हार्दिक पटेल का जाना, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का बड़ा नुकसान है, क्योंकि हार्दिक पटेल जब पिछली चुनाव में साथ में थे, आपने खुद ने उनको कवर किया, स्पेशली आपने कवर किया हार्दिक पटेल को, उनकी सभाएं कवर की, उनका आपने अलग से इंटरव्यू भी किया, मुझे याद आता है। तो हार्दिक पटेल जिस तरीके से उभर कर सामने आए थे, जितने स्टॉलवर्ट लीडर बनकर आए थे गुजरात के लिए, वो सामान्य बात नहीं थी। 23 साल की उम्र में उस आदमी ने गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गढ़ में चैलेंज किया, और इतनी बड़ी बड़ी सभाएं करके, बड़े बड़े शो करके, बड़े बड़े आयोजन करके, आप देखिए कांग्रेस को रिवाइवल पार्ट पे लाके खड़ा कर दिया गया था। अब यदि हार्दिक पटेल जाते हैं तो पटेल समुदाय उनके साथ कितना जाता है ये भी डिपेंड करता है। क्या हार्दिक, देखिए भाजपा तो वैसे भी कंफर्ट जोन में है, कहाँ पे? गुजरात के अंदर, तो वहाँ तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे स्टॉलवर्ट हैं, तो हार्दिक पटेल की काउंटिंग कहाँ होगी ये विषय नहीं है। लेकिन हार्दिक पटेल जो नुकसान पहुँचाने की पोजीशन में था, वो नुकसान तो कम से कम अब नहीं पहुँचा पाएगा ना भाजपा को। कास्ट इक्वेशन के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो मेरा ये मानना है हार्दिक पटेल का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए दुखदायी है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक है। और राहुल गांधी हार्दिक पटेल को भी नहीं बना पाए, राहुल गांधी जतिन प्रशांत को भी नहीं बना पाए, राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नहीं बना पाए, राहुल गांधी जो टीएमसी में जो राज्यसभा बन के गई है सुष्मिता देव को नहीं बना पाए। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संवाद स्थापित करके उनको कन्विंस नहीं कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसमें आपकी लीडरशिप का फेलियर है। सही बात है, पार्टी की सबकी अपनी अपनी नीतियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं,
और राजनीतिक परिपक्वता और अपरिपक्वता के कई सारे उदाहरण निकल कर सामने आते हैं। बहरहाल हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी या आप पार्टी कहाँ जाते हैं उनको फैसला करना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने कहा है कि उनका जो भाषण लिखा हुआ, इस्तीफा लिखा हुआ, कहीं ना कहीं उसमें भाजपा के किसी प्रवक्ता की लेखनी दिख रही है। तो आने वाला समय बताएगा कि हार्दिक पटेल क्या करने वाले हैं। बहरहाल इंदौर में एक सफल आयोजन जो रहा, वो इसको कह सकते हैं कि स्टार्टअप का जो ग्लोबल समिट हुई और प्रधानमंत्री जी ने सीधे यहाँ के लोगों से संवाद किया, मुख्यमंत्री जी सीधे लोगों के साथ बैठे, स्टार्टअप्स वाले जो फंडर्स हैं उनके साथ बैठे, उन्होंने फंडिंग जो कर सकते हैं उनके साथ बैठकर जो बातचीत की, कहीं ना कहीं व्यापार की दिशा में एक अच्छा माहौल बना है। इसको लेकर क्या कहते हैं और क्या फोरकास्ट है आने वाले समय के लिए? नहीं, निश्चित रूप से, निस्संदेह रूप से मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार जो यंग ब्रिगेड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में एक अच्छे अनूठे प्रयास कर रही है। देखिए, देश की इकोनॉमी में स्टार्टअप का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस इकोनॉमी में स्टार्टअप व्यक्ति नौकरी नहीं करना चाहता, व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है, छोटा मोटा व्यापार करना चाहता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है, फिर वो उसी को स्टार्टअप कहा जाता है। सामान्य भाषा में बात की जाए कि आपका कोई इनोवेटिव आइडिया है, उस इनोवेटिव आइडिया में पैसे लगाने वाले लोग मिल जाते हैं, इन्वेस्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं, उस आइडिया को आपको मार्केट को बेचना होता है, वही मोर और लेस स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी होते हैं, स्टार्टअप एग्रीकल्चर में भी होते हैं, स्टार्टअप तमाम फील्ड में होते हैं जिसमें आप काम करना चाहो, जिसमें आपके पास दिमाग में आइडिया आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप वही होता है दरअसल कि किन्हीं स्टूडेंट्स के मन में, किन्हीं युवाओं के मन में कोई थॉट आता है कि इस बिज़नेस को ऐसे स्टार्ट किया जाए, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं होती है। बिज़नेस के लिए पूंजी चाहिए होती है, तो पूंजी लगाने के लिए XYZ इन्वेस्टर आ जाते हैं, उनका प्रोपोर्शनल रेशो तय कर दिया जाता है कि इस प्रॉफिट में से आपका ये रहेगा। वो दरअसल एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट डिविडेंड होता है जो मिलता है। तो स्टार्टअप उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्टार्टअप की अलग सी पॉलिसी लेकर आए हैं। उस स्टार्टअप की पॉलिसी में ये है कि अलग अलग क्लॉज दिए हैं कि 15 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद कितनी बार, 4 बार दिया जा सकता है यदि आपका मॉडल सस्टेन कर रहा हो, स्टेब्लिश हो रहा हो तो। उसके बाद सरकार आपको इन्वेस्टर जो पैसा लगाना चाहते हैं उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए तैयार रहेगी। सरकार आपको इंक्यूबेशन सेंटर उपलब्ध कराएगी जहां पे आपकी ट्रेनिंग होती है। तो मध्य प्रदेश सरकार जिस दिशा में भी सोच रही है, जिस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है, ये मुझे लगता है कि स्टार्टअप के लिए पूरे देश में एक अच्छा माहौल बनाने की दिशा में एक प्रयास है। खासतौर से प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री किसी योजना को लॉन्च करते हैं तो उसकी मल्टी करोड़ की मार्केटिंग, ब्रांडिंग पहले दिन ही हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर हैं। प्रधानमंत्री को बहुत समझ है इन चीज़ों की। प्रधानमंत्री बहुत गंभीरता से सोच समय, आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, आपने प्रधानमंत्री ने जो सवाल किया आप समझ गए होंगे। यूनिकॉर्न क्या होता है उन्होंने बताया, हम कितने यूनिकॉर्न पैदा कर रहे हैं, पर डे हमारे कितने स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, हमारी स्टैंडिंग क्या है, अमेरिका चाइना के बाद हम कहाँ खड़े हैं। वो तमाम इक्वेशन पे, डाटा पे, स्टैटिस्टिक्स पे डिस्कस प्रधानमंत्री जी ने भी किया। और मुझे लगता है कि ये जो आयोजन है, ये आयोजन मध्य प्रदेश में खासतौर से इंदौर की दशा और दिशा बदल सकता है, क्योंकि इंदौर के अंदर वो तमाम एम्बियंस मौजूद हैं जिनके लिए स्टार्टअप इकोनॉमी के लिए बहुत ही सुपर और सूटेबल होते हैं। इंदौर इकोनॉमिकली सस्ता है आज की डेट में। बेंगलोर और पुणे जो बड़े, हैदराबाद जो स्टार्टअप के बड़े गढ़ बने हुए हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। इंदौर इकोनॉमी है और प्लस यहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, लॉजिस्टिक अच्छा है और सामान्य दरों पे यहाँ पे आपको ज़मीन मिल जाती है। सरकार का यदि ये पुशअप रहा तो मुझे लग रहा है ये मामला, ये मैटर ग्रो करेगा सर। सही बात है। जिस तरह इंदौर देश में स्वच्छता में लगातार 5 बार पहली पायदान पर है और लगातार इंदौर में कहीं न कहीं नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्टार्टअप को फंडिंग देने के लिए स्टार्टअप को यहाँ से शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में मौजूद हों, जैसा राजा भाई ने कहा है कि उस कार्यक्रम की गरिमा एक अलग होती है, उसकी ब्रांडिंग भी एक अलग ढंग से की जाती है। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये जो इंदौर स्वच्छ शहर है और आने वाले समय में, हालांकि हम कई बड़े शहरों से, हैदराबाद और बेंगलोर या पुणे से बहुत पीछे हैं, पर वो दिन दूर नहीं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आने वाले समय में इंदौर स्टार्टअप का कैपिटल बने, स्टार्टअप सिटी का कैपिटल बने, देश में इंदौर को एक अच्छे स्टार्टअप हब के रूप में जाना जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ऐसे में सर एक बात और जोड़ना चाहूँगा आपको। देखिए, जगह पर स्टार्टअप पर जिक्र कर रहे हैं, दरअसल स्टार्टअप को प्रधानमंत्री जी ने मोरलेस 14 जनवरी के आसपास दिल्ली से अनाउंस किया कि हमको आने वाला टाइम डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरफ देखना चाहिए, स्टार्टअप इकोनॉमी को देखना चाहिए। उसी बात को आधार बनाते हुए 26 जनवरी को मुझे याद आता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शायद झंडा वंदन इंदौर में किया था। उस झंडा वंदन के साथ
स्टार्टअप को बड़ा फोकस तरीके से आगे बढ़ाने की एक अनाउंसमेंट किया। इसमें कुछ किरदारों का हमको जिक्र करना चाहिए, नहीं तो बेईमानी होगी बात करने में। डॉक्टर निशांत खरे बहुत ही समझू, बहुत ही इन चीज़ों को बारीकी से समझने वाला व्यक्ति है वो, और उन्होंने इस काम को इंटरनली अपने हाथ में ले रखा है, ठीक है, क्योंकि संघ को रिप्रेजेंट करते हैं वो डॉक्टर निशांत, और संघ की मूल जो अब पेट है वो युवाओं में बनना चाहती है। देखिए आप इसमें आपको समझना होगा ये चल क्या रहा है। एक तो उन्होंने इस 26 जनवरी से लेके देखिए आप कितने कम समय में कितने बड़े देश के अन्य बड़े स्टार्टअप हीरोज़ को एक प्लेटफॉर्म पर लाए, इसको किया। फिर आपको इंदौर कलेक्टर का जिक्र भी इसलिए करना पड़ेगा सर जी कि वो डाटा सेंटर की दिशा में मनीष सिंह बहुत उम्दा प्रयास कर रहे हैं शहर की। देखिए ये विजनरी लोग हैं, जब ये विज़न से बात करते हैं ना तो विज़न आपको रिफ्लेक्ट करता है सर। तो आप देखिए इतने शहर में इतना बड़ा आयोजन हुआ, डाटा सेंटर को लेकर जिक्र कर रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण एक बड़ी तकरीबन सुपर गोल्ड में 450-500 करोड़ का एक बड़ा इनको बिल्डिंग लेकर आ रहे हैं। तो ये ग्रोथ जो है ना, यहाँ जो लोग अफसर डेपुटेड हैं वो इस ग्रोथ को विजनरी देख रहे हैं। एक इसमें आपको पी नहरी का भी जिक्र करना पड़ेगा कि वो आयुक्त हैं इस विभाग के एसएमएसी के, और उसमें छोटे स्टार्टअप को बड़ा बनाने के लिए छोटे उद्योगपति को स्टार्टअप में लाके पैसा निवेश करवा के कैसे उसका कैनवास बड़ा किया जाए, उसके कंट्रीब्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो अफसर लोग अभी सोच रहे हैं ना, मुझे प्रसन्नता इसी बात की है कि एक बहुत ही पॉजिटिव एम्बियंस के साथ शहर आगे बढ़ रहा है, चाहे डाटा इकोनॉमी हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे रियल इस्टेट में डेवलपमेंट हो गया। जब सुपर गोल्ड में इतने बड़े प्रोजेक्ट आएंगे तो देखिए किस तरीके से हमारा शहर ग्रो करेगा। तो अगले 5-7 साल में लोगों को यहाँ नौकरियाँ, बाहर के लोग यहाँ नौकरी करने आएंगे भी, हमारे लोग करेंगे वो अलग बात है, बाहर के लोग भी नौकरी करने आएंगे, और बड़े बड़े निवेशकों का ध्यान इंदौर की तरफ जाएगा। तो इन अफसरों को भी क्रेडिट जाता है सर मुख्यमंत्री के साथ साथ कि ये लोग इसको देख रहे हैं। मैंने निशांत खरे का जिक्र इसलिए किया कि देखिए क्राइसिस मैनेजमेंट के वो मेंबर है, कोविड में उन्होंने शानदार क्राइसिस मैनेजमेंट में अपना रोल निभाया, प्लस इस सब्जेक्ट में भी उनका, आपने उस दिन यदि उनका स्पीच सुना हो तो बहुत ही नपातुला, बैलेंस और बहुत ही जानकारी वाला स्पीच था उनका, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति इनके पीछे लगा हुआ है। मेरा ये मानना है ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही बात है। अगर डॉक्टर निशांत खरे की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा काम किया। इसके पहले कोविड के दौरान भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर रहे, उस दौरान भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। लेकिन इंदौर के वर्तमान कलेक्टर मनीष सिंह के बारे में भी यही माना जाता है कि वे काफ़ी सख्त प्रशासक हैं और अच्छे और कठोर निर्णय लेते हैं, और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए विजन के साथ कर रहे हैं। उनकी वजह से ये सब चीज़ निकला कि पी नरहरी साहब की बात करें, इंदौर कलेक्टर रहे हैं, वर्तमान विभाग के सचिव हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से स्टार्टअप पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से इंदौर में जो स्टार्टअप आएंगे उनको काफ़ी फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली आपने जी, स्टार्टअप पॉलिसी बनाई जी। ये जो पॉलिसी है ना, इसके आधार पर देखिए स्टार्टअप पॉलिसी पहले भी थी, लेकिन ये जो पॉलिसी बनाई ना, इसमें उन्होंने जो अमूलचूल बड़े परिवर्तन किए, वो परिवर्तन ऐसे किए कि 15 लाख रुपये सरकार आपको सपोर्ट करेगी, 4 बार कर सकती है, आपका मॉडल सस्टेन करता है। तो इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बात की जा रही है, बड़े इन्वेस्टर तक आप तक पहुंचाए जाएंगे। इसका मतलब सरकार आपको आगे बढ़ाने की दिशा में कितने प्रयास कर रही है। देखिए ये चूंकि हम बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग की, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन मैटर करता है। यदि एजुकेशन जैसा कहा वैसा है तो मार्क्स मिलते हैं, यदि एग्जीक्यूशन वैसा नहीं है, केवल आपने फ्लैगशिप योजना बनाई और छोड़ दी, तो दूसरी योजनाओं के जो हाल है वो हाल इस योजना हो जाएंगे। सही बात है। लेकिन जिस तरह से टीम का डेडिकेशन है, वो चाहे मनीष सिंह जी हों, पी नरहरी साहब हों या निशांत खरे हों, उसके अलावा भी हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बाकी लोग लगे, सांसद का कंट्रीब्यूशन शंकर लालवानी, उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इंदौर में एक अच्छी उपलब्धि इंदौर के खाते में आने की संभावना बनती। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।